आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। अभी तकरीबन लंच से पहले अपने पास 40 मिनट का वक्त है, तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि बियॉन्ड कोपेनहेगन के काम पे थोड़ी सी चर्चा, और उसके बाद लंच, और उसके बाद 2 बजे से एक सेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों के बीच में कुछ दूसरे नेटवर्क से और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लोग आने वाले हैं। तो कुछ तो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, और राज्य के स्तर पे क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, और उसके अलावा थोड़ी सी शेयरिंग की, और दूसरे नेटवर्क्स वही उनसे ही रिक्वेस्ट की है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और उनके फ्यूचर इंटरवेंशंस क्या प्लान्ड हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा होगी, ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये हम लोग तय कर पाए कि हम लोग किस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, कौन सा एरिया अनऑक्यूपाइड है, कहाँ और लोग काम कर रहे हैं, और हमें कहाँ ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत है। 4 बजे तक तकरीबन मुझे लगता है कि 3:30-4 बजे तक ये चर्चा होगी, और उसके बाद हम लोग खास करके ये बियॉन्ड कोपेनहेगन कोएलिशन के इंटरनल डिस्कशंस और ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स के डिस्कशंस पे जाएंगे। यहाँ ज्यादातर लोग बियॉन्ड कोपेनहेगन कोएलिशन से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें लगा कि उनके लाभ और एसोसिएशन का बेनिफिट हम लोगों को मिल सकता है, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है, और उनके भी सुझाव और मार्गदर्शन हम वेलकम करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि हम लोगों ने बियॉन्ड कोपेनहेगन की तरफ से क्या किया है, बहुत डिटेल नहीं है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, इट्स अ हरिडली मेड प्रेजेंटेशन, तो बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोशिश इस हिसाब से की गई है कि इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर पाए कि क्या चैलेंजेस हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि ज्यादातर लोग परिचित हैं कि कोपेनहेगन में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी क्लाइमेट चेंज की, उससे पहले ये कोएलिशन का एक तरह से जन्म या निर्माण हुआ था। किसी को हिंदी समझने में कोई परेशानी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों भाषाओं में बोलूं। किसी को हिंदी समझने में परेशानी तो नहीं है? अभी तो नहीं। अंग्रेजी समझने में परेशानी किसी को? मैं अपने हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, दूसरे कुछ स्पीकर्स आएंगे, उनके लिए शायद हिंदी में बोलना पूरी तरीके से संभव ना हो पाए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सब लोग दोनों ही भाषाओं से परिचित हैं, तो उसका लाभ लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही बोलूं। तो कोपेनहेगन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से पहले इसका एक तरह से गठन हुआ, और उस समय तकरीबन 40 से एक संस्थाएं और नेटवर्क्स इसका पार्ट हुआ करती थी। और शुरुआती दौर में हम लोगों ने कोशिश की और पब्लिक हियरिंग्स के माध्यम से जलवायु परिवर्तन पे चर्चा, उस पे क्या प्रयास हो रहे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, इसका थोड़ा सा अध्ययन, और एक तरह से पॉलिसी के कॉन्शियंस में ये रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज कैसे लाया जाए, और सोसाइटी के भी कॉन्शियंस में कैसे लाया जाए, ये करने की कोशिश की। और उसके बाद से तकरीबन पिछले 4 सालों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान जो इंडिया का 2008 में जो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको हम लोग क्लोजली वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं अगर कहना चाहूंगा तो मुझे लगता है कि बियॉन्ड कोपेनहेगन का सबसे एक जो सिग्निफिकेंट काम रहा है, वो बहुत सारे स्टेट एक्शन प्लान्स में हम लोगों ने इंगेज किया है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि प्लान्स और पॉलिसीज को डेमोक्रेटाइज किया जाए। तो ऐसे इस तरह से हम लोगों ने 8-9 स्टेट्स में कोशिश की है, और हम लोगों को लगता है कि शायद वी वर द फर्स्ट वंस टू टॉक अबाउट सब नेशनल पॉलिसीज इन इंडिया। इलेक्शन रिलेटेड काम पिछले इस साल भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हम लोगों ने 3-4 राज्यों में कोशिश की कि जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या
सतत विकास के मुद्दों को पॉलिटिकल एजेंडा पे कैसे लाया जाए, इसके अच्छे परिणाम भी हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु परिवर्तन पे चर्चा है उसमें हम लोगों ने एक तरह से किसानों और विकासशील देशों का पक्ष रखने की कोशिश की है और उसको क्लोजली फॉलो किया है। और जिस तरह के फॉल सॉल्यूशंस जिसको कहते हैं उसकी जो चर्चा होती रही है। बलराम जी का स्वागत है। बलराम जी हैज कम फ्रॉम नेपाल for this meeting at a very short notice. I was only able to convey him yesterday that we are having this kind of meeting, and if he's not very occupied, then he's most welcome, and he gladly and very generously accepted our request. So you are most welcome. कोशिश हम लोगों की ये रही है कि एक बलराम जी, do you understand हिंदी well? Yeah. Okay. हम लोगों ने ये कोशिश करने की कोशिश की है कि प्लेटफॉर्म को एक वेलकमिंग प्लेटफॉर्म बनाए और एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बनाए, जिसमें कि मीडिया का भी रिप्रेजेंटेशन हो सके, राजनीतिक एक्टर्स और उस पक्ष का भी प्रतिनिधित्व हो सके, जुडिशरी का भी प्रतिनिधित्व हो सके और एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया का काफी अच्छा कोलैबोरेशन इस संदर्भ में बियॉन्ड कोपेनहेगन के साथ रहा है। और हम लोगों ने कोशिश की है कि स्टेट और नेशनल नेटवर्क्स से भी जहां तक हम जुड़ सके वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा हम लोगों ने किसान और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और किसानों के साथ जो संस्थाएं काम करते हैं उनके साथ इंगेज करने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है कि वो कैसे देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले अपने आजीविका और अपने लाइफ में प्रभाव को। ज्यादातर लोग शायद इस बात से वाकिफ होंगे, लेकिन जस्ट एक, क्योंकि हमारे हिसाब से नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एक तरह से एक जलवायु परिवर्तन का स्टेट रिस्पांस का सबसे बड़ी पॉलिसी है और इसके साथ काफी ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत है अभी भी। इसलिए हम उसको कैसे देखते हैं इस पे मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ हम ही नहीं, हम लोगों ने जिन लोगों से बात करते रहे, हम लोगों ने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान हैज प्रीडोमिनेंटली बीन अ डेवलपमेंट अप्रोच, और जिसमें कि क्लाइमेट चेंज उन्होंने कहीं कहीं जगह पे एप्रोप्रिएटली एंड इनएप्रोप्रिएटली टू उन्होंने ऐड ऑन किया है। और एसेंशियली ये आउटवर्ड लुकिंग है, मतलब इस प्लान में उसको लागू करने की देश में मंशा और टू इंसुलेट पीपल एंड इकोनॉमी फ्रॉम इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कम है, और इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसको जवाब देने के लिए ये प्लान ज्यादा एक तरह से लाया गया था। प्लान कहना इसको उचित है या नहीं है ये हम लोग बात करते रहे हैं, क्योंकि प्लान से हम लोगों का संदर्भ ये होता है कि प्लान में एक क्लियर टारगेट, क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर टाइमलाइंस होती है, जो कि इस प्लान में नहीं है। तो एट बेस्ट इट कैन बी कॉल्ड अ पॉलिसी। सबसे दुख की बात है कि नेशनल एक्शन प्लान में जो अच्छी बातें भी हुई हैं उनका असर एक तरह से कहें, जो उन्होंने अच्छी बातें भी कही हैं उसका दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस व्हाटसोएवर ऑन द सेक्टोरल पॉलिसीज। तो एनर्जी की बात कहें, जल पे कहें, जंगल की बात कहें, ट्रांसपोर्ट की बात कहें और अर्बन डेवलपमेंट की बात कहें, तो नेशनल एक्शन प्लान में जितनी भी अच्छी बातें कही गई हैं, कुछ एक अगर कही गई है, तो उनका सेक्टोरल पॉलिसीज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान एक दिशा में जा रहा है और सेक्टोरल एक्शन प्लान जो है वो दूसरी दिशा में जा रही है। कुछ मिशंस में, सोलर मिशन में, एनर्जी एफिशिएंसी में एक तरह से कहा जाए कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मिशंस में, जैसे ग्रीन इंडिया में कहें या वाटर में कहें या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कहें, उसमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो शायद हम लोग जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उनका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले समय में शायद हम लोगों को लगता है कि अच्छा नहीं होगा। कुछ 2-3 मिशन खास करके स्ट्रेटेजिक नॉलेज है, हिमालयन इकोसिस्टम है और सस्टेनेबल हैबिटेट है,
इसमें शायद अभी तक एक मिशन डॉक्यूमेंट निकालने के अलावा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इस हद तक कि पिछले बार हम लोगों ने एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से हमारी बैठक नहीं हुई है। तो मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि एक तरह से समझें तो देश में सरकार की प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज नहीं है, और ये ऐसी चीज है जो कि थोड़ी चिंताजनक है, और हम लोगों को उसको फिर से मतलब पॉलिटिकल एजेंडा पे प्रोमिनेंटली उसको कैसे लाया जाए, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन का मानना है कि ये 8 मिशन बहुत हो गए। 9वां मिशन एक 12वीं पंचवर्षीय योजना में विंड पे उन्होंने फिर से डिक्लेयर किया है, लेकिन साथ ही प्लानिंग कमीशन का मानना है कि ये बहुत सारे मिशंस हैं, इसमें से कुछ को मर्ज कर देने चाहिए और कुछ को स्क्रैप कर देने चाहिए। खासकर स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिशन के बारे में उनका मानना है कि स्ट्रेटेजिक नॉलेज तो हर एक मिशन का पार्ट है, तो इसलिए एक स्टैंड अलोन मिशन की जरूरत नहीं है। सोलर मिशन में थोड़ी सी चर्चा करना आवश्यक है। हम लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा काम उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन राजस्थान में कुछ दिन पहले हम लोगों ने जोधपुर में और जैसलमेर में सोलर पार्क्स और विंड पार्क्स का एक तरह से कहें कि उसका इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करने की कोशिश की। कुल मिला के लेकिन कहें तो सोलर मिशन में ग्रोथ है। पहले फर्स्ट फेज में 1000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएशन की बात थी, वो तकरीबन अचीव हो गया है, लेकिन ऑफ ग्रिड डिसेंट्रलाइज सोलर सिस्टम्स में प्रगति काफी कम है, और हम लोगों का मानना है कि भारत जैसे देश में इसकी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन इस पे काफी कम फोकस है। और सोलर थर्मल में जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है रूरल एरियाज में जहां की बिजली नहीं पहुंच पाती है, उसमें भी काफी कम डेवलपमेंट है। इवन टू द एक्सटेंट कि 470 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएशन का जहां टारगेट था, वहां शायद अभी तक हम लोग 7 मेगावाट या कुछ पहुंच पाए हैं। जो राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका फोकस ये है कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे है, और उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपको सोलर पार्क अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट होनी चाहिए, विच ऑटोमेटिकली रूल्स आउट पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल एंड रूरल कोऑपरेटिव्स। जर्मनी में एक तरह से देखें तो मुझे लगता है, और लोगों का भी मानना है, कि जर्मनी में एनर्जीवेंडे की सफलता के क्या ये राज है कि काफी उसमें पॉपुलर पार्टिसिपेशन हुआ है। वो हम लोग उसका एक मॉडल अभी तक कुछ क्रिएट नहीं कर पाए हैं। लोकल बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान में भी देखा हम लोगों ने कि न एम्प्लॉयमेंट के सेंस में, न बिजली के सेंस में किसी तरह की लोकल बेनिफिट्स नहीं मिल रही है। और राजस्थान में ही जहां सरकार ने 70,000 हेक्टेयर लैंड डिलीनिएट किया सोलर पार्क्स के लिए, ये कहते हुए कि वो उसका कोई लैंड यूज नहीं है, वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य में भी ये इमेजिन करना कि 70,000 हेक्टेयर्स का एक ऐसा प्लॉट हो जहाँ की कोई लैंड यूज नहीं हो, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और हम लोगों ने देखा वहाँ लोग रहते हैं, लोगों के गांव हैं, और जो बाउंड्रीज डेलिनिएट की गई है उसमें उन गांवों के और लोगों के, मतलब गांव और लोग ही नहीं है बल्कि ग्रेवयार्ड्स भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। दैट हैज बीन वेरी सैड पार्ट ऑफ इट। कुल मिला के कहना ये है कि एक तरह से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में भी हम लोग पूरे ट्रेडिशनल तरीके से जा रहे हैं, इसमें भी कोई इक्विटी और जस्टिस की बात नहीं है। और फिलहाल अभी तक फर्स्ट फेज का जो एक्सपीरियंस है, सोलर प्रोग्रेस हम लोगों ने अच्छी की है, लेकिन डोमेस्टिक कैपेसिटी क्रिएशन नहीं हुई। लार्जली वी हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना एंड द यूएस। रेगुलेटरी लैप्सेस काफी रहे हैं। सोलर मिशन का पहला फेज जब अनाउंस किया गया था तो कोशिश ये की गई थी कि जितने भी सक्सेसफुल बिडर हैं उनको 20 से 40 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएशन का के लिए ऑथराइज किया जाएगा, लेकिन लैंको जैसी एक कंपनी ने अपने कई डिफरेंट फ्रंट कंपनीज खोल के दे हैव सक्सीडेड इन गेटिंग एन ऑथराइजेशन फॉर क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 230 मेगावाट्स। वो तकरीबन 1/3 जो है वो पूरा उनके कब्जे में एक तरह से आ गया है। तो ये इस पे भी
ये भी हमारे लिए एक विषय है। एनर्जी एफिशिएंसी में कुछ चीजें हुई हैं, अच्छी चीजें हुई है, बहुत तरह के सपोर्टिंग फाइनेंशियल टूल्स सरकार लेके आई है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं उन्होंने। काफी जो बड़ी एनर्जी इंटेंसिव कंपनीज हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लेबलिंग की है होम अप्लायंसेस की, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स भी लॉन्च हुए हैं। लेकिन जो लोग इस पे काम करते हैं उनका कहना है कि फोकस सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी पे है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव हैपेंड एट only at the level of union government. I mean, there is a very poor coordination between the governments of the state and the union government as far as mission of energy efficiency is concerned. और सरकार ने परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम लॉन्च किया है, जो कि एक तरह से कहें कैप एंड ट्रेड स्कीम है, लेकिन उसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को है, जबकि हमारे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में एक तरह से स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस का काफी प्रेजेंस है। हम लोगों के काम करने का एक स्पेशल फोकस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स रहा है, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी कोशिश ये करते रहे हैं कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए। एनर्जी की बात अच्छी है और एनर्जी के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पिछली एक मीटिंग में गया था तो किसी ने कहा, एक साउथ अफ्रीका से आई थी महिला, उन्होंने कहा था पीपल कांट ईट इलेक्ट्रिसिटी, यू कांट ईट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले शायद भोजन की बात ज्यादा जरूरी है। और इसमें 2008 में अनाउंस था नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसको सरकार ने 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ लॉन्च किया। और देखने में ये आया है अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रयास हैं, कि काफी टेक्नोक्रेटिक है। और हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एक तरह से खराब पक्ष रहा है, उससे हमने कोई इसमें लेसन लेने की कोशिश नहीं की है, और उसी के तरीके से हम लोग फॉल्स सॉल्यूशंस को इसमें प्रमोट कर रहे हैं। कुल मिला के नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मानना है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज अ सिल्वर बुलेट। वो हीट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट सब तरह के क्रॉप्स उससे पाए जा सकते हैं। एक फैंसीफुल आइडिया है कि C3 क्रॉप्स को C4 क्रॉप्स में बेहतर फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। जेनेटिसिस्ट का मानना है कि इट माइट बी वेरी टाइम टेकिंग एंड इट माइट नॉट बी ऑल्सो पॉसिबल वेरी इजीली। बेहतर शायद ये होता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी C4 क्रॉप्स जो हम मोटे अनाज कहते हैं वो अवेलेबल है, उनको प्रमोट किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बायोफ्यूल को प्रमोट किया जा रहा है। उसका हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे और एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसके क्या प्रभाव रहे हैं, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे कंट्री में। हमारे देश में भी 5 साल पहले जो लोग बायोफ्यूल की खेती करते थे, जेट्रोफा वगैरह, बहुत सारे राज्यों में बहुत तेजी से शुरू हुआ था, अब वो फिर अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग पे आ गए हैं। सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब हम लोग कहते रहे हैं जमीन में कार्बन को कैसे बढ़ाया जाए। इसमें सरकार का मानना है कि, और बहुत सारी संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, कि खेती का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और हम लोग कहते रहे हैं कि सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, खेती में एमिशन कम करना जरूरी है, लेकिन सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे अगर हम लोग ज्यादा अपना बल देंगे तो वो शायद जो डेवलपिंग कंट्रीज में, पुअर कंट्रीज में जो छोटे छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम की जमीन वाले, उनके लिए शायद ये बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। पूरे मिशन में अडेप्टेशन के लिए, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, रिस्क एंड इंश्योरेंस कवरेज के लिए, जो कि ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और खेती के लिए बहुत आवश्यक है, उस पर एक तरह से कोई एम्फेसिस नहीं है। और अगर इसको हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि पे नीति है उसके साथ देखें तो वो स्पष्ट रूप से छोटे किसानों को कहती है कि आप खेती छोड़ दें और अपनी जमीन लीज पे दे दें। लेकिन दुखद पक्ष ये है, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि छोटे खेत, छोटी जोत के खेत अनवायबल हो, तो छोटे फार्मर्स जो कि बहुत
जिनके प्रयास एक तरह से सरकार का ये मानना है, ये मेरा ये कहना नहीं है, कि जिनका प्रोडक्टिविटी बहुत कम है वो अपनी जमीन लीज पे दे दें, उस पर फूड प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन खेती करेगा। लेकिन ये जो 500-600 मिलियन पीपल हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई विकल्प सरकार फिलहाल नहीं सुझा रही है। पानी पे चर्चा हम लोगों ने सुबह में एक क्षेत्रीय और इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे की। सरकार खेती में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के काफी पक्ष में है और वाटर मिशन का भी कहना है कि हमें 20% वाटर यूज एफिशिएंसी हम लोग इरिगेशन में बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही सुझावों पे गौर करते हुए इस मिशन में पहले साल में 13,500 करोड़ का जो एलोकेशन था उसमें से 9,000 करोड़ सिर्फ ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए दिया गया है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर से हम आज जो जिस तरह के बुंदेलखंड में या विदर्भ में, महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों या अन्य जो रेनफेड एरियाज हैं वहां जिस तरह के अकाल आ रहे हैं, क्या ये मॉडल सही है उस तरह के अकाल को प्रिवेंट करने के लिए। थोड़ी सी चर्चा स्टेट एक्शन प्लान्स पे ब्रीफली मैं करूंगा कि 20 राज्यों में तकरीबन वेरियस स्टेजेस पे हैं स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत वाइड स्वीप और कवरेज है। एनर्जी उसमें है, उसमें जंगल है, उसमें पानी है, उसमें खेती है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें अर्बन डेवलपमेंट है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, सारी चीजें हैं उसमें। हम लोगों ने कोशिश की कि इसको 7-8 राज्यों में देखें, मणिपुर से लेके मणिपुर, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में हम लोगों ने उसको उस पे चर्चाएं आयोजित करने की कोशिश की है। और ये हम लोगों ने देखा है कि ये भी कंप्लीटली टॉप डाउन है। स्टेट लेवल पे एक्शन प्लान बनाने का मतलब ये है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ प्रयास हो और उस स्टेट के और स्पेसिफिक लोकेशंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, उसके हिसाब से प्लान बनाया जाए। लेकिन स्टेट एक्शन प्लान में हम लोगों ने देखा कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। सो वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ वेरी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी दैट वी कुड हैव यूटिलाइज्ड टू स्ट्रेंथन दीज प्लान्स। और हुआ ये है कि पूरा ये कंसल्टेंट ड्रिवन प्रोसेस रहा है। एक कंसल्टेंट ने सेक्रेटरीज के साथ बैठ के वो पूरा प्लान बना दिया है। बहुत ही कम राज्यों में, मतलब अभी तक अगर 8 मिशंस को हम लोग 8 स्टेट एक्शन प्लान को सीधे तरीके से देखा है तो सिर्फ 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने 25-28 स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज किए स्टेट एक्शन प्लान बनाने के लिए। और उत्तराखंड में दोनों रीजन में, एक दिन गढ़वाल और एक दिन कुमाऊं में 2 कंसल्टेशंस लोगों के साथ हुए। उसके अलावा आप किसी स्टेट की रिपोर्ट में शायद ये नहीं पाएंगे कि ये प्लान बनाया किसने है, किसके लिए बनाया है, कौन लोग शामिल थे, किसकी बात इसमें शामिल की गई है और किसकी बात क्यों नहीं शामिल की गई है। जैसा कि मैंने कहा पहले कि इसमें स्टेट्स का कोई ओनरशिप नहीं है। मतलब अभी तक वो, जहां तक राज्यों का सवाल है, दे हैव बीन लुकिंग एट स्टेट एक्शन प्लान as another centrally sponsored scheme। और उनका मानना है कि शायद देश की सरकार हम लोगों को एक नया एलोकेशन और फाइनेंशियल सहायता देगी ताकि इस प्लान को लागू किया जाए। उनकी अपेक्षा बुरी नहीं है, लेकिन यहां मैं एम्फसाइज ये करना चाहता हूं कि देयर इज सो मच गैप बिटवीन द कम्युनिकेशन at the level of union ministry or at the level of state governments that initially the union government did not deem it fit to communicate to them कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा financial allocation हम लोग नहीं दे पाएंगे और they need to look at some kind of convergence with existing schemes and policies and financial resources। तो पहले दूसरे ड्राफ्ट में जो है, मतलब राज्यों ने अपने हिसाब से पैसे लगाए। किसी ने 17,000 करोड़ लगाया, किसी ने 50,000 करोड़ लगाया, ऐसे 3,000 करोड़ तक के अभी तक एस्टिमेट्स आ गए हैं। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे स्टेट्स की कैपेसिटी नहीं है कि उस तरह के रिसोर्सेज को वो कंज्यूम कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। न ही यूनियन गवर्नमेंट की ये कैपेसिटी है कि उस तरह के रिसोर्सेज जनरेट करें। हालांकि इस बात पे अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि
ये तारतम्य केंद्रीय सरकार के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे कैसे किया जाएगा, फाइनेंशियल एलोकेशन कैसे होंगे या नहीं होंगे, स्टेट एक्शन प्लान फाइनलाइज करने की टाइमलाइन क्या है, कब तक राज्यों को खत्म करना है, और जो केंद्रीय सरकार है वो राज्यों के बीच में एक तरह से कहे इक्विटी या समता कैसे इस्टेब्लिश करेगी। सभी राज्यों में बड़ी एक दुखद बात है कि हम लोगों ने देखा कि सभी राज्य जो हैं रेड प्लस के माध्यम से रिसोर्स जनरेशन के लिए बहुत ही आतुर है, और किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात हर एक स्टेट एक्शन प्लान में जो कि कॉमन है वो है कि रेड प्लस के थ्रू कुछ रिसोर्स जनरेट किया जाए। कुछ मैंने अभी तक कुछ जो हमारे मुख्य कंसर्न और एक तरह से चिंताएं रही हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में काम करते हुए, वो मैंने रखा। अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कि एक तरह से हम लोगों ने अचीव क्या किया है, हम लोग अपने काम को कैसे देखते हैं। तो हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग हर एक प्लान को डेमोक्रेटाइज भले न कर पाए हों, लेकिन देयर हैज बीन अ सर्टेन शिफ्ट इन द डायलेक्टिक्स। यहाँ तक पहले सरकार बात करना उचित नहीं समझती थी स्टेक होल्डर से या सिविल सोसाइटी से, और मणिपुर में हम लोगों ने पहली बैठक की थी तो गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को एक 4 पेज का प्लान का ब्रीफ दिया गया था बुलेट्स में, और वो गवर्नमेंट प्लान भी रिवील नहीं करती है, और उनके नोडल अफसर आए वहां से शायद अभी तक हमारी बातचीत करने से, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ हमें लोग बातचीत कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, ये हुआ है कि बहुत सारे राज्यों में हम लोग हाई लेवल अटेंशन भी एक तरह से इंश्योर कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, तो हाई लेवल एक तरह से ओनरशिप क्रिएट करने के लिए ये जरूरी है, कमिटमेंट्स के लिए ये जरूरी है, ये थोड़े बहुत स्तर तक हम लोग कर पाए हैं। और जो हम लोगों ने देखा है कि उनकी जो कहानी है, उनका जो मेटा नैरेटिव है, उसमें भी बदलाव आए हैं। अगर आप पहले ड्राफ्ट देखें स्टेट एक्शन प्लान के और अभी बाद के ड्राफ्ट देखें, तो पहले जिन चीजों पे हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जैसे हर एक राज्य में बहुत ह्यूज इंस्टॉल्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी की एक तरह से कवायद दिखती थी, जैसे उत्तराखंड में 15,000 मेगावाट से 60,000 मेगावाट, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा था, बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही था। बहुत सारे राज्य लो कार्बन एक्सप्रेस हाईवेज बनाने की बात कर रहे थे, वो मुझे नहीं समझ में आता है क्या होता है लो कार्बन एक्सप्रेस हाईवेज, कैसे बनाते हैं। बहुत सारे राज्य सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे थे बहुत डायरेक्टली। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में जल के निजीकरण की बात कही गई है, और रेड प्लस की बड़ी चर्चा है। और बहुत सारे राज्यों में नैरेटिव तो बहुत बड़े एग्रीकल्चर और वाटर जैसे सेक्टर पे थे, लेकिन उनको कोई एलोकेशन नहीं दिया गया था। तो इस तरह के नैरेटिव्स में चेंज आया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे प्लान अब बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं, लेकिन सरकार ने एक एक्टिव एफर्ट ये किया है कि इन सारी चीजों को ऑब्लिक कर दें, सीधे सीधे चर्चा ना करें। तो वो बहुत जगह से जो इस तरह के प्रयास हुए हैं और प्रेशर जनरेट हुआ है, उसका शायद एक ये उदाहरण हो सकता है। स्टेट अलायंस हम लोगों ने एक न्यूट्रिशन पे मध्य प्रदेश में करने में सफल हो पाए हैं। बियॉन्ड कोपेनहेगन के बहुत सारे पार्टनर्स और बहुत सारी अन्य संस्थाओं ने मिलकर सौम्य जी के नेतृत्व में हम लोग, जैसे टाटा मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट था, उसमें आईएफसी की ऑडिट, उसमें क्या इरेगुलरिटीज इलीगलिटीज हुई है और किस तरह से वो लोकल इकोलॉजी और लोकल लाइवलीहुड्स और लाइव्स को इम्पैक्ट कर रहा है गलत तरीके से, वो ये एक तरह से फैक्ट फाइंडिंग ने दिखाया। मैं चाहूंगा कि सौम्य जी उसके बाद में जब भी वो बोलेंगे तो इस पर थोड़ा सा अपना पक्ष रखें ताकि और भी लोग समझ पाए। राजस्थान में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण रहे हैं। किसानों ने जीएम मस्टर्ड के क्लैंडस्टीन फील्ड ट्रायल्स हो रहे थे, उसको एक्सपोज किया और सरकार को मजबूर किया इस बात पे कि उसको बंद कराएं। साथ ही उन्होंने एक मोन्सैंटो और जो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक अनहोली नेक्सस क्रिएट हो रहा था, मोन्सैंटो ने एमओयू किया था राजस्थान सरकार और उसकी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ, जिसमें वो दे वर ऑथराइज्ड टू यूज एंड यूटिलाइज देयर इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर ओन पर्सनल गेन्स। उसको खारिज कराने में राजस्थान में किसानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
और जैसे पहले मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जलवायु परिवर्तन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसर्न्स लाने की बात कही, उसमें सिकोडिकॉन के नेतृत्व में इसी साल हम लोगों ने 3 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज बनाए और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में फिर इसमें से बहुत सारे डिमांड्स जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस, बीजेपी और भी कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट हुई। UNFCCC में जो हम लोग कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का हमारा बहुत, हम लोगों ने 2 स्तर पे चर्चा की है। एक तो स्टेट लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उस पे जूरिस्प्रूडेंस कैसे डेवलप किया जाए, और दूसरा जो ये रहा है हमारा प्रयास, वो एक रीजनल कलेक्टिव खोज करने में रहा है कि साउथ एशिया के लेवल पे हम लोग अपनी, एक तरह से कहा जाए कि ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कैसे स्ट्रॉन्ग करें और सिविल सोसाइटी के बीच में कोलैबोरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, उसके कुछ प्रयास हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के दरमियान हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपने तरफ के किसानों की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की और विकासशील देशों का पक्ष जो है, वो यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो या जहाँ पे ये बैठकें ऑर्गेनाइज होती हैं उनके होस्ट हों, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हम लोगों ने करी है। और खास करके खेती, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है मिटिगेशन से, मतलब एमिशन खेती में कैसे कम किया जाए। हम लोगों का मानना है कि वो एक लॉडेबल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन शायद प्रयास हमें ऐसे देशों से करने चाहिए जहां पे एमिशंस ज्यादा हैं और जहां पे एक तरह से फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है कि इसको अचीव किया जा सके। अगर इसकी शुरुआत हम गरीब और छोटे देशों से करेंगे जहां छोटे छोटे किसान हैं, तो शायद वहां की पूरी खाद्य सुरक्षा और किसानों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसके उदाहरण भी हैं, इसके उदाहरण हैं 5-7 जो अभी तक जो एग्रीकल्चर और एक तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री के पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, कुछ एशियन कंट्रीज में है, लैटिन अमेरिकन में है, इंडिया में भी हमारे यहाँ 1-2 प्रयास ऐसे हुए हैं। उसके रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। और खास करके एक चीज हम लोगों ने टारगेट की है, जो वर्ल्ड बैंक, UNDP, CGIAR, FAO एक्सेट्रा इंक्लूडिंग और बहुत सारी संस्थाएं मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जो बात करती रही है, उसको भी हम लोगों का मानना है कि वो एक फॉल्स सॉल्यूशन है। और पहले क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात ट्रिपल विन सॉल्यूशन के तौर पे की जाती थी कि इससे एमिशन कम होगा, इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और अब 5 साल के प्रयास के बाद इस तरह के बहुत सारे जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके मैं पहले भी 1-2 बार इस पे बात कर चुका हूँ, केन्या एग्रीकल्चर कार्बन प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें से तीनों में से कोई भी चीज अचीव नहीं हो पा रही है। उनका खुद का कहना है कि किसानों की आमदनी इससे $3 से $4 प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर हो रही है, और एमिशन में कितनी कमी आई है और फूड सिक्योरिटी कितनी इनहैंस हुई है, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट येट। और मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप लोग कोई CGIAR का जो लास्ट न्यूज़लेटर है वो देखें, तो उसमें वो लोग इन तीनों चीजों की कोई बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स नॉन कार्बन और नॉन मिटिगेशन बेनिफिट्स के हिसाब से बहुत अच्छे रहे हैं। तो वहां भी थोड़ा सा एक मेटा नैरेटिव में चेंज हम लोग देखते हैं। पिछले 4 साल के दौरान जो हम लोग कोशिश करते रहे कि एक कलेक्टिव की तरह से काम करें, उसमें कुछ चैलेंजेस भी आए हैं। कुछ राज्यों में अच्छे काम हुए हैं, कुछ राज्यों में जहाँ पे बियॉन्ड कोपेनहेगन सीधे तरीके से इंटरवीन नहीं कर पाया है, वहाँ हमारा काम थोड़ा कमजोर रहा है। इसी संदर्भ में मतलब हम लोग पॉलिसी के लेवल पे थोड़ा सा बेहतर कर पाए हैं, लेकिन किसानों के साथ एंगेजमेंट में और जो तृणमूल स्तर पे हम लोगों के प्रयास उतने एक तरह से उस तरीके से मुखरित नहीं हुए हैं। हम लोग सैप्सिसी पे काफी हम लोगों ने चर्चा की, बहुत जगह जो हम लोगों ने कहा उसको लोगों ने काफी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी किया है और रिस्पेक्ट भी किया है,
लेकिन थोड़ी सी अगर हम लोग इस मीटिंग, इंटरनल मीटिंग जो कि सपोजिटली एक इंटरनल मीटिंग है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा कैंडिडली देखने की कोशिश करें, ऑनेस्टली देखने की कोशिश करें, तो हम लोग जो प्रयास करना हम लोग चाह रहे थे, वो उसमें शायद कोई ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना किसी स्टेट के लिए, वो शायद हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। और कुछ मतलब ऐसे अवसर रहे हैं जहां की शायद हम लोग इस तरह का काम कर सकते थे, उस पर हम लोग तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाए हैं। और रीजनल साउथ एशिया में बलराम जी आए हुए हैं नेपाल से, इनके साथ मिलकर और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोगों ने चर्चाएं आयोजित करने की कोशिश की है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वी वर द फर्स्ट वंस टू ऑर्गेनाइज अ साउथ एशियन side event on South Asian as such and claimed national and sub-national policies. लेकिन मुझे लगता है कि उसको और थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। जो हमारा स्टेट लायबिलिटी पे थोड़ा काम था, वो भी थोड़ा सा कमजोर इधर हाल के वर्षों में हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि अब अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, 2 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं तो 2 ही साइड इवेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें शायद वो हम लोग एकोमोडेट सारे कंसर्न्स को नहीं कर पाए हैं, एक ये भी रहा है। और मेरे लिए मैं कहूँगा कि सबसे हमारे लिए अब जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग बियॉन्ड कोपेनहेगन के ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स पे चर्चा करें, और विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हुए हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, वो हमारे साथ मिलके किस तरह के काम कर सकते हैं, हम उनके साथ मिलके किस तरह के काम कर सकते हैं, वो हमारा एजेंडा सेटिंग में कितना योगदान कर सकते हैं, और कितनी ओनरशिप इस पूरे कोलिशन की ले सकते हैं, इस पे चर्चा मेरे हिसाब से इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एक पक्ष है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और कमेंट, सजेशन, कोई रिमार्क, कोई गाइडेंस आप लोगों से स्वागत है। जी मेरी ये पूरी समझ है जी इस प्रक्रिया में जो पार्टनर्स हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह है, वो काम कर ही रहे हैं जी, लेकिन जो समाज से जुड़ा हुआ तबका है, जिसमें पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी आते हैं, खास करके ग्रामीण समाज में जो पंचायती राज ढांचा है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया पर जब बात होगी तो हम लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इतना ही मेरा सजेशन। प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस। इसमें जैसे हमने कई क्षेत्र में कई खामियां गिनाई है ना, यहाँ ये कमी है, यहाँ कमी है, कि कम से कम जैसे 11-12 मिशन में से किसी एक मिशन को लेकर के अब तक कोई ऐसा प्रयास हो पाया है कि हमने कोई ठोस एक ऑल्टरनेटिव दिए हुआ है अब तक, या अभी तक नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक शायद किसी मिशन पे इस तरह का एनालिसिस हमारा था कि हम एक कंप्लीट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकें, ऐसा नहीं रहा है। हम लोगों के बीच में सौम्या जी हैं, उन्होंने एनर्जी पे काफ़ी बात रखी है, और जहाँ तक डिफरेंट स्टेट एक्शन प्लान में एनर्जी की बात है, तो उस पर उन्होंने एक तरह से ऑल्टरनेटिव एक विजन दिया है। लेकिन कहें कि क्या हम लोग उसको एक पूरे कलेक्टिव विजन और आइडिया के तरह पे उसको हम लोग या तो आर्टिकुलेट कर पाए हैं या डॉक्यूमेंट कर पाए हैं, वो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक मिनट, इसमें 2 चीज समझने का जरूरत है, हमारा अंडरस्टैंडिंग को भी और प्रोसेस को भी। जैसे एक तो 2-3 एरिया, जैसे एनर्जी का बात किया, तो इवन का राष्ट्रसंघ का स्तर पे भी जो एनर्जी के ऊपर जो काम चल रहा है, वो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल हो, व एसडीजी में एनर्जी का जो हिस्सा है, पीएमडीजी में नहीं था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ उस स्तर पे किया, चर्चा किया, उस स्तर में कंट्रीब्यूशन किया, और इतना हद तक कि थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें हुआ है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो एक, क्योंकि आपका सवाल था जो हमने क्या ऐसे दे पाया, हमारा फोकस ये था, ये इस पे जो परिवर्तन जरूरी है, ये सारे नॉलेज हमारे पास है, ऐसे कोई क्लेम हमारा नहीं। तो हम इसको प्रोसेस के ऊपर जोर दिया है। जो 2000
2011 में जो पहला बार हम लोग सक्सेसफुल हुए थे मणिपुर में स्टेट एक्शन प्लान को ओपन करने में, तो वो पहला कदम नहीं था। उसके 1.5 साल पहले हमने शुरू किया था। ये शुरू किया था जे उस पूरा उत्तर पूर्व भारत का मेजर जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, उसमें नॉर्थ ईस्ट अलायंस है और भी ग्रुप्स है, उसमें बांध का खिलाफ आंदोलन का ग्रुप है, सबको इकट्ठा बैठा के 2010 से हमने शुरू किया था, जिसको इनएडिक्वेट लैंग्वेज होगा कैपेसिटी बिल्डिंग बोलना, बट कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का। ये क्लाइमेट चेंज इश्यूज क्या है, उसमें किस ढंग का चीज इस जगह के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे उसमें इंटरवेन करे, कैसे एनालिसिस करे, एनालिटिकल टूल क्या होगा, पॉलिसी एनालिसिस का टूल क्या है। ये 2 वर्कशॉप में ये क्लाइमेट एक्शन प्लान को जब हमने पब्लिक कंसल्टेशन है उससे 1.5 साल पहले शुरू होके एक बार जो सिविल सोसाइटी का लीडर्स के लिए 2 दिन का वर्कशॉप, फिर उनका करीब 50 लोगों के लिए 4 दिन का इंटेंसिव वर्कशॉप करके तभी जाके हम लोगों ने इस ढंग से किया। तो आइडिया ये था कि हमारे पास सारे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। आइडिया ये है जो लोग इसको समझे, अपना माने, क्योंकि तब तक लगभग सारे राज्यों इसको अपना प्रॉपर्टी मानते थे। जब मणिपुर में पहला बार मैं था और हिमांशु ठक्कर थे, हम लोग जब पहले बात किया तो उन्होंने बोला ये तो हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट है, आपको क्यों दे। तो ये सबका एटीट्यूड था, सारे राज्यों का एटीट्यूड था। तो उसमें हमारा जोर था ऑन द प्रोसेस rather than on the content। कंटेंट हमने कंट्रीब्यूट करने का कोशिश किया बाद में, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग था, समझ ये था, अभी भी है कि कंटेंट कुछ हम कर पाएंगे, कुछ और लोग करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक तो पहले पीपल के पास, लोगों के पास खुले, फिर इसमें जितनी लोग जितनी समझ उसमें अपना बनाए, उसके ऊपर वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक हो तो कंटेंट सही आने का शुरू हो जाएगा। तो वो एक बहुत जरूरी हिस्सा था, ना कि हम उसको एनालिसिस करके हम ऑल्टरनेटिव प्लान देके सरकार को, कोई मंत्री को हम जानते हैं उनको दे दिया, मुख्यमंत्री के साथ बात हुआ उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ऐसे नहीं था। वो भी हमने कोशिश किया लेकिन वो कम था, ताकि ना कि हमारा प्रोसेस में जोड़ देना जो ज्यादा था। जो प्रोसेस में कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी, जैसे अगर हम 10 पॉइंट स्केल पर कहें तो कितना सक्सेस हमको मिला होगा और कितने राज्यों में, मैं जैसे मणिपुर का एग्जांपल दे रहे हैं, प्रोसेस और उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है कि या वो काम काफी हद तक हो चुका है? इसका तो हम बोलेंगे काफी हद तक नहीं हो चुका है। इनफैक्ट हम शुरुआत ही कर चुके हैं। इसमें 2-3 काम है। एक तो हम जैसे अजय ने अभी दिखाया कि इतनी डाइवर्स एरिया में हम कॉन्सेंट्रेट करते, फोकस करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो हमें लगता है कभी कभी उससे भी हमारा एक काम जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है फिर उसको हम छोड़ देते हैं। जब आपने मणिपुर का बात किया, मणिपुर में जो हमारा थोड़ा बहुत सक्सेस का हमें ये लगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वो जो बोला ना करीब 40 ग्रुप वहाँ का, उनके साथ हमने उसके 1.5 साल पहले शुरू करके 2 बार इसको डिटेल वर्कशॉप करके कैसे करना है, क्या करना है, वहाँ ग्रुप का स्ट्रेंथ भी था। बाकी जगह में हम उस ढंग का, जैसे उत्तराखंड, इसमें ऑफ कोर्स उसमें ये भी जोड़ दूं कि जैसे क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ साथ उत्तराखंड में इस बार जून में जो हुआ, उसके 2 साल पहले से हम लोगों ने उत्तराखंड क्लाइमेट एक्शन प्लान को ओपन करके उसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन करवाया, और उसमें ना कि सिर्फ इतना ही बोला कि ये आपको सब सेक्टर है, उसमें क्लाइमेटिक डिजास्टर और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, उसमें कम्युनिटी के इन्वायरमेंट उसका कमी है, ये सब सामने लाने का कोशिश किया था। लेकिन उसके बाद जो उम्मीद था, एक तो क्योंकि हमने उत्तराखंड के ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, ये लोकल ग्रुप के साथ मिलके और भी लोगों को लेके उनको एक इंटेंसिव इन्वायरमेंट कराया, हमने कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करवाया, फिर हमने आ गया कुछ थोड़ा बहुत इनपुट हमने भेज दिया लिख के, उससे काम आगे नहीं बढ़ा। नेक्स्ट ईयर हमने फिर से ऐसे स्टेट लेवल कंसल्टेशन करवाया उत्तराखंड में 2012 में, पहला था 2011 का जून, नेक्स्ट था 2012 का जुलाई, और 2013 में आके जून में आप देखते हैं कि उत्तराखंड was completely unprepared ऐसे कुछ भी चीज फेस करने के लिए। तो इस एक हिसाब से वो फेलियर था हमारा एफर्ट। इतना ही था लोकल ग्रुप्स में, इंक्लूडिंग लोकल यूनिवर्सिटीज, जो 2011 तक जानता भी नहीं था कि एक स्टेट में क्लाइमेट एक्शन प्लान है। वहाँ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनको VC से शुरू करके रिलेवेंट डिपार्टमेंट का हेड्स को किसी को पता नहीं था, मंत्रियों को पता नहीं था स्टेट में क्लाइमेट एक्शन प्लान है। तो सक्सेस इतनी ही था जो इनमें पब्लिकली हमने ला पाया। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, NGOs एंड सरकारी ऑफिसर जो जानते हैं, उनके सामने हमने ला पाया और उसका अलग अलग पहलू को हमने
उनके चर्चा के लिए हम लोगों ने कुछ कमेंट करके कुछ हमारा एनालिसिस देके किया, लेकिन उसको फॉलो अप करना वो हमारा जो बोल रहा है ये कमी भी है, चैलेंजेस भी है। तो हम फ्यूचर में जो देखेंगे कैसे इस ढंग का हम चैलेंज, इस ढंग का ओपनिंग जो हम शुरू करते हैं, यदि एक जो अचीवमेंट की बात किया जा रहा है तो कैसे हम उसको फॉलो अप का एक स्ट्रेटेजी और मैकेनिज्म भी बना के रख पाए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने छोटे समय में बहुत एक विस्तृत प्रेजेंटेशन करना शायद पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने बहुत डाइवर्स इश्यूज पे काम किया है, वो एक हमारा एक तरह से स्ट्रेंथ भी है, और उसको हम लोगों को फिर देखने की भी जरूरत है कि उसको हम लोग हाउ फार वी हैव बीन एबल टू टेक इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। तो उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। मैं एक निवेदन शरद जी से करना चाहूंगा कि आगे 2 बजे के बाद वाले प्रेजेंटेशन, 2 बजे के बाद के सेशन के लिए, जो कि तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो हम लोग चर्चाएं करेंगे उसके लिए कुछ पॉइंटर्स आप अगर दे सकें तो हम लोगों को अपने थॉट्स में थोड़ा सा क्लैरिटी लाने में सहायता होगी। और फिर हम लोग लंच के लिए ब्रेक करेंगे और फिर वापस आएंगे। मैं अजय भाई एक मिनट जरा, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। इस बीच में मैं थोड़ा सा जो सौम्य जी ने अभी उत्तराखंड के बारे में जो बातचीत कही है, देखो उत्तराखंड में आज तक जितने भी पैरवी के सौजन्य से, सौम्य दा के सौजन्य से जो भी प्रयास हुए हैं उसमें मैं शामिल रहा हूँ और हमारा संस्थान उसमें शामिल रहा हूँ। तो उसमें कमी ये रह गया कि राजनीतिक परिवर्तन इतनी जल्दी हुए हैं कि जो दूसरे राजनीतिक लोग आते हैं उनको फिर दोबारा उसके बारे में बताना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सौम्य जी ने ठीक ही कहा कि किसी को उसके बारे में कोई स्टेट एक्शन प्लान के बारे में या क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं है। ये पहली बार हुआ था कि जो हमने यहाँ तक कि जो नोडल ऑफिसर था जिसने उस स्टेट एक्शन प्लान को बनाया था उसको हमने जनता के सामने ला करके उसमें रख दिया। कई तरह के प्रश्न उठे और उसमें एक उस प्रयास का एक असर ये हुआ है कि स्टेट एक्शन प्लान में जो इश्यूज जो हम लोगों ने उनको दिए थे वो अभी उसमें जुड़ गए हैं। और लोगों का ये था कि स्टेट एक्शन प्लान जो है इंग्लिश में है, ये है वो है। तो ये सौभाग्यवश जो अभी वन और पर्यावरण मंत्री हैं वो हम सब लोग जानते हैं, रमेश खरकवाल हमारे मित्र भी हैं, तो उनको हमने दोनों तीनों कार्यशालाओं में ला करके हमने उनको उसने कहा कि जो भी इसमें जो भी परिवर्तन करना है, जो भी करना हो हम उसके लिए तैयार हैं। एक तो ये प्रयास हुआ है। और दूसरा जैसे वन पंचायतों को हमने अभी चंपावत में जो कार्यशाला हमारी जो एक मीटिंग हुई है उसमें हमने रमेश खरकवाल को बुलाया था। उसने कहा कि वन पंचायत के बारे में तो हमारी इतनी जानकारी है ही नहीं, कुछ भी नहीं जानकारी। आप लोगों ने जो हमको ये इसके बारे में शिक्षित किया या प्रयास किया, मैं इसके साथ में आपके साथ हूँ। और जो भी वन पंचायतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपको काम करना है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। जैसा आप अब जैसे फिर परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि रमेश खरकवाल के ही मित्र हैं हरीश रावत जी, तो उनके माध्यम से भी हम इस तरह से प्रयास हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। मैं एक निवेदन सिर्फ करूंगा कि अभी ब्रीफली बोले, हमारे पास आज 3:30 बजे के बाद से कल 5 बजे तक इन सब एस्पेक्ट्स पे चर्चा करने के लिए पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने राज्यों में बहुत मेहनत से काम करके आए हैं, तो प्रेजेंटेशन के लिए काफी समय होगा। तो अभी आप ब्रीफली बता दें, फिर हम लोग बात करें। एक चीज तो हम सभी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट या बॉटम अप अप्रोच इज मस्ट। अगर कोई भी प्रोग्राम हमने सक्सेसफुल करना कर दिया, मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान फॉर्मुलेशन, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को मान लिया गया, एक्सेप्ट भी किया गया और है ये। और RKVY में दिस इज वन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कि डिसेंट्रलाइज्ड